हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ें उससे पहले हम एक बार इस लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। इसके बाद हम एको पढ़ेंगे, फिर रिवर्बरेशन की डेफिनेशन, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ यूजेस, देन रेंज ऑफ हियरिंग एंड देन सोनिक बूम। ये एक छोटा सा टॉपिक था सोनिक बूम, जो लास्ट लेक्चर का रह गया था। तो इसको मैं इस लेक्चर में डेफिनेशन के माध्यम से करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों, आपको रिफ्लेक्शन का आइडिया होगा, क्लास 8 में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा होगा, जहां पे आपको बताया गया था कि अगर हम लाइट रेज को किसी सरफेस पे गिराते हैं तो वो एक सर्टेन एंगल पे दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये अपनी डायरेक्शन बदल के इस सरफेस से टकराने के बाद और एक दूसरे एंगल पे मूव कर जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए गए थे, जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह बेटा, अगर आप कोई बॉल ले लो और उसको एक सरफेस पे, ग्राउंड पे गिराओ, तो आप देखोगे कि बॉल अगर ऐसे गिर रही है तो फिर वो उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जैसे साउंड वेव्स होती है, वो अगर एक मीडियम से आ रही है, साउंड वेव एक मीडियम से आ रही है और वो किसी दीवार से, किसी हार्ड सरफेस से टकराती है, तो फिर वो अपने मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर लेती है और दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगती है। देखो यहाँ इस तरह से आ रही थी और यहाँ इस तरीके से जा रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि साउंड किसी सरफेस से टकराती है, उसके बाद अपने मूवमेंट की डायरेक्शन बदल के दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अगर हम इसकी क्लास 9th की एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मीन्स अगर किसी सरफेस की तरफ कोई साउंड वेव जा रही है और वो वहां पे टकरा के बाउंस ऑफ करती है। बाउंस ऑफ या बाउंस बैक करने का मतलब होता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। या आप कह सकते हैं कि जब साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है और वहां से किसी और डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाती है या मूव करने लगती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके कॉपी पे नोट्स बना सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी नोट्स अभी बना लो। तो अभी आपको क्या आइडिया लग गया? आपको ये आइडिया लग गया कि साउंड अगर एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है और किसी दूसरे मीडियम से टकराती है तो वो फिर पहले वाले मीडियम में ही किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब एक सिंपल सी बात समझो, जब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो आपने दो लॉज पढ़े थे। तो सेम यहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके भी दो लॉज होंगे। अगर हम पहले लॉ की बात करें तो मान लो कि ये जो है ये इंसिडेंट साउंड है। इंसिडेंट साउंड का मतलब आती हुई साउंड की वेव। ओके, और ये जो वेव है देखो इसकी डायरेक्शन एरो किधर है? इधर है। तो ये क्या हो गई? ये रिफ्लेक्टेड है। देखो इस डायरेक्शन से आई, सरफेस ये है आपकी, सरफेस से टकराई और इसके बाद उसी मीडियम में, ये जो पहला मीडियम है ये आपका, इसी मीडियम में ये वापस चली गई किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। और ये जो लाइन है, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर आई हुई है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां हम पहला नियम क्या बता सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल टू द सरफेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखो अगर हम इसको एक पूरा प्लेन माने तो ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये आपका जो नॉर्मल है टू द सरफेस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। और सेम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी यही लॉ होता था, जहां हम बोलते थे इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और जो आपका नॉर्मल टू द सरफेस है, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट साउंड वेव है, इसको अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा वो एंगल उस एंगल के बराबर होगा जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव बनाएगी। दैट मीन्स कि अगर ये आपका नॉर्मल है, ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बना के गिर रही है, मतलब ये साउंड वेव जो है ये सरफेस के नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी इस नॉर्मल से 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अगर ये 60 बनाएगा तो ये भी 60 बनाएगी, अगर ये 30 बनाएगा
तो ये भी 30 बनाएगी। इसको आप पढ़ चुके हो तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल है। अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको अभी मैंने आई से डिनोट किया था, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको मैंने आर से रिफ्लेक्ट किया था, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब समझो, ये सरफेस है, साउंड वेव ऐसे आई और नॉर्मल से इसने एंगल बनाया आई, तो ये इंसिडेंट साउंड वेव का एंगल है, इसलिए हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है वो एंगल जिस एंगल पे कोई रे सरफेस पे गिरती है और ये एंगल सरफेस के नॉर्मल से मेजर होता है। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिस एंगल पे साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, और ये एंगल भी कहां से मेजर होता है? साउंड के जो सरफेस होती है उसके नॉर्मल से मेजर किया जाता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है? कहता है द इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल टू द सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दैट मीन्स ये जो साउंड वेव आ रही है, जो साउंड वेव जा रही है, और नॉर्मल टू द सरफेस जो है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये तो हो गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात। अब जब हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया है, तो इससे रिलेटेड कई टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एको। एको को मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप एक बार एको की डेफिनेशन को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये रहा हमारा एको। इसको कई लोग एचओ पढ़ते हैं या एको बोलते हैं। ये जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो एको होता है। एको, कई लोग इसको इको बोलते हैं, पर ये एको होता है। अ रिपीटेड साउंड दैट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस। The sound is heard more than once because of the time difference between the initial production of the sound wave and their return from the reflecting surface. बच्चों, अगर आपने मूवीज देखी होगी तो उसमें पहाड़ पे जब कपल्स जाते हैं तो वो पहाड़ के पास खड़े होकर चिल्लाते हैं। यहाँ पे कपल्स ऐसे खड़े होते हैं, वो पहाड़ पे चिल्लाते हैं, और जो साउंड होती है वो दूर तक जाती है। जैसे इन्होंने बोला कि एक्स वाई जेड, तो वहां से थोड़ी देर बाद वो साउंड रिफ्लेक्ट होके इनके पास आती है और सुनाई देता है इनको एक्स वाई जेड, और ये साउंड एक से ज्यादा बार सुनाई देती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एको बोलते हैं। अब इसको हम समझेंगे डिटेल में कि एको होता क्या है। देखो, होता यहाँ पे ये है कि मान लो यहाँ पे आपने एक इंसान को खड़ा कर दिया, ये एक ह्यूमन है, ये ग्राउंड पे है, और यहाँ पे कोई माउंटेन है, ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे है। और वो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मान लो ये जो ह्यूमन है ये इतनी दूरी पे खड़ा है जहां से ये एको को सुन सकता है, पहली चीज। और वो डिस्टेंस कितनी होगी वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए आप मान लो कि ये जो इंसान है वो इतनी दूरी पे खड़ा है माउंटेन से जहां से वो एको को सुन सकता है। अब सपोज करो इसने अपना नाम चिल्लाया, मान लो इसका नाम विराट है। अब इसने चिल्लाया विराट, तो ये साउंड वेव क्या हुई, यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लेगी, और यहां से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके जो इंसान है, जो हमारा ह्यूमन है, उसके कान में जाएगी, तो फिर से उसे सुनाई देगा। और होगा क्या कि इस टाइम पे जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, ऐसा तो नहीं कि एक वेव्स जाएगी, कई वेव्स जाएंगी, अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगी और रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो धीरे धीरे इसके कान में बार बार वो साउंड की सेंसेशन होगी। जैसे अगर आपने एक बार बोला विराट, तो आपको माउंटेन से जो आवाज बैक आएगी वो कैसे सुनाई देगी? विराट, 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 ऐसे। मतलब जो साउंड की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एको बोलते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल। साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ रहे हो। पहली चीज, एक बार से अधिक बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ह्यूमन है, जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और जो सुन रहा है, या फिर आप कोई सोर्स ऑफ साउंड ले लो, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो यहाँ पे माउंटेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए। और वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बेटा, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसकी सेंसेशन हमारे ह्यूमन ईयर में 0.1 सेकेंड तक होती है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज बोली जा रही है, कोई भी साउंड, तो आपका ब्रेन जो है उसको 0.1 सेकेंड तक अपने पास होल्ड रखता है। दैट मीन्स कि उतनी देर तक वो साउंड दिमाग में रहती है। और अगर इसके बीच में आपको कोई दूसरी साउंड आती है, सेम मतलब सेम चीज आ रही है रिपीट होके, तो वो आपको नहीं सुनाई देगी। और अगर सुनाई देगी तो एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं सुनाई देगी। अब आपको पता है कि जो साउंड है उसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अप्रॉक्स स्पीड होती है वो क्या होती है?
344 या 343 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड। अब अगर आपको एक डिस्टिंक्ट एको चाहिए, एकदम साफ सुथरा एको चाहिए जो आपका कान एकदम आसानी से सुन सके, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो साउंड प्रोड्यूस है, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हुई, सोर्स के पास गई, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक वापस आने में जो टोटल टाइम लगा है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए या 0.1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 0.1 सेकेंड के बराबर है, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस साउंड वेव के प्रोड्यूस होने से लेके सरफेस तक जाने में, उसके टकराने में और टकरा के वापस आने में का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस डी क्या हो जाएगा? स्पीड 344 इंटू 0.1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 34.4 मीटर। ये आ गई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल की है सोर्स से निकल के दूसरे मीडियम के सरफेस तक जाने में, वहां से टकरा के वापस आने में। तो यानी कि अगर इस डिस्टेंस को हम टोटल डी मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी/2। तो डी/2 की वैल्यू क्या आ गई? डी/2 की वैल्यू आ गई 17.2, या आप कह सकते हो अप्रोक्स 70 मीटर्स। ठीक है, 17 मीटर जो है ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो सुनने वाले और रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस के बीच में होनी ही चाहिए। मतलब अगर आप 17 मीटर से कम की डिस्टेंस पे खड़े हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो आपको जो इको है वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी, एक्सप्लिसिटली सुनाई नहीं देगी। तो अगर एक बार फिर से हम एको के डेफिनेशन पे चलें, तो एको के डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है? अ रिपीटेड साउंड। रिपीटेड साउंड है दैट इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस। किसी सरफेस से जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आती है तो जो रिपीटेड साउंड हमें सुनाई देती है उसको हम एको कहते हैं। आपने बोला साहिल, तो वहां से जो रिपीट होके आएगी साहिल 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 साहिल, इस तरीके से उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, और ये जो साउंड है ये एक से ज्यादा बार क्यों सुनी जा सकती है? क्योंकि दो आवाज के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होता है या 0.1 सेकेंड के बराबर होता है। और ये जो 0.1 सेकेंड होता है टाइम ड्यूरेशन, इसको हम बोलते हैं कि साउंड के परसिस्टेंस की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ साउंड परसिस्टेंस इन आवर ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। मतलब कोई भी साउंड की सेंसेशन जो है वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहती है। तो उस टाइम पे अगर कोई दूसरी साउंड वेव आ रही है तो उसकी जो क्लैरिटी होगी वो एकदम एक्सप्लिसिट नहीं होगी, एकदम स्पष्ट नहीं होगी, थोड़ा सा साउंड मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एको क्या होता है? एको साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है जब जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में एक मिनिमम फिक्स डिस्टेंस होती है। और ये जो मिनिमम फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये अप्रॉक्स 17.2 मीटर के बराबर होती है एट 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ओके, अब एको का ही बड़ा भाई है रिवर्बरेशन। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। रिवर्बरेशन, अगर हम रिवर्बरेशन की बात करें, अभी आपने पढ़ा कि एको में क्या होता है। एको में जो सोर्स होता है साउंड का और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जो एक मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा होती है। और जो रिपीटेशन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो बार बार सुनाई देता है। और क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है वो एक फिक्स डिस्टेंस से ज्यादा होता है, इस वजह से दोनों आवाज के बीच में जो गैप होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो आवाज है वो थोड़ी देर के बाद सुनाई दे रही है। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विराट 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 विराट, इस टाइप से। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है कि जब आप साउंड वेव को प्रोड्यूस कराते हो किसी सोर्स से, मान लो ये सोर्स है, ठीक है, यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो सिर्फ एक तो होगी नहीं, एक से ज्यादा होंगी। और इनके बीच की डिस्टेंस का कोई ऐसा सीन नहीं होता। तो होता क्या है, ये रिफ्लेक्ट होके आई और इसके जस्ट बाद ये वाली रिफ्लेक्ट होके आई और इसके जस्ट बाद ये वाली रिफ्लेक्ट होके आई, इसके जस्ट बाद ये वाली रिफ्लेक्ट होके आई। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपका जो ह्यूमन ईयर है वो अलग अलग साउंड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। आपको ये लगेगा कि ये जो साउंड है ये काफी देर तक आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, आपने जब बोला एको में एक फिक्स डिस्टेंस से ज्यादा पे आप जब खड़े थे तो आपने बोला विराट, तो आपको थोड़ी देर के बाद सुनाई दिया विराट। लेकिन यहाँ क्या होगा,
यहाँ पे आप बोलोगे विराट, तो आपके मुंह से जो साउंड वेव निकलेगी वो जो सामने वाला मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम, उस पे टकराएगी हर जगह और वहां से वापस आएगी, और उनके बीच का डिफरेंस इतना कम होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो साउंड काफी लंबे ड्यूरेशन तक टिकी हुई है। जैसे आपने बोला साहिल, तो आपको सुनाई देगा साहिल, साहिल, ये चीज मतलब जो ल है, जो साउंड आ रही है एल की, वो थोड़ी देर तक एग्जिस्ट करेगी, ऐसा आपको फील होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो हम कहते क्या है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड, मतलब साउंड थोड़ी देर तक टिकी रहती है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जिस टर्म में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड, मतलब कोई साउंड कितनी देर तक टिकती है, इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, इसकी जो व्याख्या होती है, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। आफ्टर ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बाद वो साउंड कितनी देर तक टिकती है, ये हम बताते हैं रिवर्बरेशन से। अ रिवर्ब और रिवर्बरेशन इज क्रिएटेड when a sound or signal is reflected causing a large number of reflection। देखो, वहां पे वन और मोर देन वन रिफ्लेक्शन थे, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस था, उनके बीच का जो गैप था, वो ऐसा था कि आप दो रिफ्लेक्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश कर ले रहे थे कि दो अलग अलग साउंड है। यहाँ पे इतने ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सी साउंड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो साउंड है वो थोड़ी देर तक टिकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे राम, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा राम, राम, इस टाइप का। जैसे आप देखो, खाली कमरे में जब आप कोई चीज बोलते हो, अपना नाम बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, आप बोलोगे पापा, वहां से आएगा पापा, इस टाइप का। तो ये जो साउंड टिकती है थोड़ी देर तक, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ओके। और जैसे जैसे ये साउंड वेव से आप रिफ्लेक्शन कराते हो, सारी साउंड वेव आएंगी और इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, इसीलिए थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ ये गायब हो गई साउंड। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई कमरा है और वो कमरा खाली है, ठीक है, एक कमरा है ये खाली है, इसमें आप साउंड भेजोगे तो साउंड वेव हर डायरेक्शन में जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और ये जितना रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, रिवर्बरेशन उतना ज्यादा होगा। तो सिनेमा हॉल्स बड़े होते हैं, ऑडिटोरियम हॉल्स बड़े होते हैं, तो यहाँ पे अगर रिवर्बरेशन होता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सपोज करो आपको कोई लेक्चर दे रहा है और उसका लेक्चर गूंज रहा है कमरे में, उसका सेंटेंस कमरे में गूंज रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं उनको साउंड प्रूफ बनाया जाता है। तो साउंड प्रूफ बनाने के लिए करते क्या है, कुछ ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे फाइबर बोर्ड यूज कर लिया जाता है या फिर रफ प्लास्टर। ये ऐसी चीजें होती हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। तो जब रिफ्लेक्शन कम होगा तो रिवर्बरेशन भी कम होगा, और इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपको, वो एकदम सिंगल साउंड का है, आपको आवाज ज्यादा गूंजती हुई ना मिले। तो ये कुछ जुगाड़ होते हैं जो सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम में किए जाते हैं। ठीक है। तो हमने रिवर्बरेशन पढ़ लिया, हमने एको पढ़ लिया, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ लिया, और ये जो दोनों एको और रिवर्बरेशन मैंने पढ़ाया है, ये दो के दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्क क्या है? वहां रिफ्लेक्शन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद होता है, जिसकी वजह से दो साउंड्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये दोनों अलग अलग साउंड है। यहाँ पे क्या होता है, इतना लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि जो आवाज है वो ज्यादा देर तक परसिस्ट कर रही है या ज्यादा देर तक टिकी हुई है। ओके। इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, इसको गूंजना बोल सकते हो आप, जो कमरे में आवाज गूंजती है यही रिवर्बरेशन होता है। ओके। अब अगर हम साउंड का जो रिफ्लेक्शन है इसके यूज की बात करें, तो इसका यूज आप कहाँ कर सकते हो, सोचो जरा, सोचो। सबसे पहला यूज कहाँ होता है? बचपन से आप देख रहे हो जो हॉर्न होता है, अगर आप लोग अपने गांव गए होंगे तो आपको पता होगा वहां पे जो आइसक्रीम वाला आता था वो एक हॉर्न लेके आता था, जिसके पीछे एक रबड़ का बल्ब लगा हुआ होता था, बल्ब इन द सेंस बलून टाइप का शेप, ऐसा एक शेप होता था जो लगा रहता था हॉर्न के पीछे। और हॉर्न क्या कुछ ऐसे निकला रहता था कोनिकल शेप में, तो इसको वो प्रेस करता था और यहाँ से खूब सारी साउंड निकलती थी। तो ये जानबूझ के ऐसा बनाया जाता था, ये कॉनिकल शेप आपको जानबूझ के बना के दी जाती थी कि यहां से जो साउंड वेव निकले वो इसी में रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल डायरेक्शन में ही जाए, मतलब इसकी डायरेक्शन बस यही हो। ठीक है। तो ये जो हॉर्न था ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एप्लीकेशन था, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो आपको मेगाफोन से अनाउंसमेंट होती थी, आप देखे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, तो वो अपने हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं जो आवाज को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसे हम मेगाफोन बोलते हैं। और मेगाफोन जो होता है ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही कॉन्सेप्ट पे बना होता है। मेगाफोन्स, देन आप बोल सकते हो हॉर्न्स, और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शहनाई आप ले लो, ये सारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और इनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो साउंड वेव हो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ज्यादा अच्छे से जाए। इसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा होता है स्टेथोस्कोप। इसके बारे में तो आप लोग बचपन से परिचित हो। आप या आपका कोई भी छोटा भाई बहन या कोई छोटा बच्चा आपके घर का जब हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप ही उसके सीने पे लगाता है और वहां से वो साउंड को सुनता है, हार्ट बीट या पल्स पे जो साउंड होती है उसको सुनता है, तो उससे उसको आइडिया लगता है कि बच्चे की पल्स जो है वो सही है या नहीं है। तो जो ये स्टेथोस्कोप होता है ये भी सेम वैसा ही काम करता है। इसमें एक रिसीवर होता है जो आपकी बॉडी में लगता है और यहाँ से कॉनिकल शेप में एक ट्यूब जाती है और इस ट्यूब में जो सारा साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके जाता है डॉक्टर के कान में। दो ईयरफोन्स टाइप के लगे होते हैं और फिर वो सुनते हैं साउंड को, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और जो सीलिंग्स होती है सिनेमा हॉल की, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, वो कर्व क्यों होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि रिफ्लेक्शन को बचाने के लिए हम सिनेमा हॉल्स की जो वॉल्स होती हैं उनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो साउंड प्रूफ हो, ज्यादा से ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, जिससे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो काफी अच्छा हो। तो जो सिनेमा हॉल होता है बेटा, उसकी जो रूफ होती है वो हमेशा कर्व रहती है। और कर्व कुछ इस तरीके से रहती है कि अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है तो उसकी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो कि यहाँ पे बैठे लोगों को अच्छी आवाज सुनाई दे, फिर यहाँ जो सेकंड रो में बैठे हैं उनको भी, जो थर्ड रो में बैठे हैं उनको भी, जो फोर्थ रो में बैठे हैं उनको भी, यानी कि सबको जो ऑडियो एक्सपीरियंस मिले वो इक्वल और अच्छी क्वालिटी का मिले। तो ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और साउंड बार्स भी उसी तरीके से प्लेस किए जाते हैं, उनकी लोकेशन ऐसी रखी जाती है कि ये जो रिफ्लेक्शंस है ये प्रॉपर हो। तो ये जो साउंड बार्स की प्लेसमेंट है और जो सिनेमा हॉल्स या ऑडिटोरियम्स की या ऐसी कोई भी जगह जहां आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को कम्युनिकेट करते हो, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है। तो बस यही 4-5 यूजेस हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं बट आपके सिलेबस के हिसाब से यही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखो मेगाफोन, ये हॉर्न हो गया, ये कर्व सीलिंग्स ऑफ ए कॉन्फ्रेंस हॉल, और ये आपका साउंड बार का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। साउंड बार कुछ ऐसी जगह पे रखा जाता है कि ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता रहे और सबको इक्वल अमाउंट में अच्छा साउंड का एक्सपीरियंस मिलता रहे। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। अब जो साउंड वेव है वो सबको सुनाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी साउंड वेव सबको सुनाई देगी, तो उसमें भी कैटेगराइजेशन है। जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और 3 टाइप की साउंड वेव्स बनाई गई हैं। पहली होती है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, दूसरी होती है हियरिंग साउंड वेव्स और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ओके, तो जो इंफ्रासोनिक होती हैं उनकी जो रेंज होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं और 1 हर्ट्ज इज इक्वल होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। अब साइकिल क्या होती है ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और जो हियरिंग साउंड रेंज होती है एक स्वस्थ इंसान के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इस रेंज की है तो वो हमारे कानों को अच्छे से सुनाई देती है। और ये जो साउंड वेव्स की रेंज होती है, इस रेंज में जिसकी भी फ्रीक्वेंसी आती है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस रेंज में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है साउंड की, वो सारी साउंड वेव्स हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है और इसको हम हियरिंग रेंज ऑफ साउंड वेव्स बोलते हैं। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव होती हैं साउंड वेव्स। इनके बारे में हम पूरा अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे अभी। और 20,000 से ऊपर जो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा डेटा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जो राइनो होते हैं, राइनोसोरस, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। जो वेल्स होती हैं ये भी इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकती हैं। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। अब ये तो हम ह्यूमन बींग्स ही हो गए, ये हियरिंग रेंज होती है हमारी। और इसके बाद जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं ये डॉल्फिन्स, बैट्स
और भी कई सारे जानवर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको बैट्स का एग्जाम्पल मिलेगा क्योंकि ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये अपना खाना भी इसी की मदद से ढूंढते हैं और ये अपना रास्ता भी इसी की मदद से ढूंढते हैं। तो जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहां मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप ये जान लो कि 3 टाइप की साउंड वेव्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पहली होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इनको हम इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं या इंफ्रासाउंड कहते हैं। इसके बाद हियरिंग रेंज होती है, इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव होती है या फिर अल्ट्रासाउंड भी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, हियरिंग एड। तो हियरिंग एड बेटा एक डिवाइस होती है जो उसको हम बैटरी से ऑपरेट करते हैं। ये उन लोगों को लगाया जाता है जिनके में कोई हियरिंग डिस्पैरिटी होती है, मतलब इनका कान जो होता है वो प्रॉपर सुन नहीं पाता। जैसे जैसे आप देखोगे लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनके कान की जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है। तो हियरिंग एड एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं उन लोगों के ईयर्स में जिनको सुनने में कोई दिक्कत होती है। तो ये हियरिंग एड क्या करता है, ये जो साउंड लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं उनको एम्पलीफाई करता है कुछ इस तरीके से कि जो आदमी है जिसको सुनने की समस्या है वो अच्छी तरीके से आपकी बात को सुन और समझ पाए। तो हियरिंग एड क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो बैटरी से ऑपरेट होती है और इसका जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जाते हैं एम्पलीफायर के द्वारा और फिर से ये स्पीकर को दिए जाते हैं जहां आप इसको प्रॉपर सुन सकते हो। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो मेरा काम है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। तो अभी आपने एको पढ़ लिया, आपने रिवर्बरेशन पढ़ लिया, आपने हियरिंग रेंज ऑफ साउंड पढ़ लिया, आपने साउंड का कैरेक्टराइजेशन देख लिया। अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स पढ़ना है और सोनार पढ़ना है। अब वो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल और फिजिक्स खत्म आपकी क्लास 9th की। लेकिन एक चीज छूट गई थी, सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में रह गया था जिसको मैं आपको बताना भूल गया था। तो अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ कि सोनिक बूम क्या होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है तो उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होती है, एक स्पीड होती है। तो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड हमेशा साउंड के कंपैरिजन में नापी जाती है, साउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलता है तो हम बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है। और उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मैक नंबर में होती है, MAC, मैक नंबर। इसके बारे में अभी आपको बताना जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है, बट इतना जान लो कि सुपरसोनिक स्पीड जो होती है वो इसी में मेजर की जाती है। ठीक है, तो सोनिक बूम क्या होता है, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से फ्लाई करता है तो वो अपने पीछे एनर्जी की शॉक वेव्स छोड़ते हुए जाता है। क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने पीछे एनर्जी के शॉक वेव्स छोड़ते जाता है जो एक थंडर क्लैप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक जोरदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसी को हम सोनिक बूम कहते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है, इतना एनर्जेटिक होता है कि ये ग्लास की विंडो को तोड़ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी शहर के ऊपर से फ्लाइंग जेट गुजरते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है और वो सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है उनके कांच के शीशे ब्रेक हो जाते हैं। तो सोनिक बूम की मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो ये रही आपकी सोनिक बूम की डेफिनेशन जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक शॉकवेव होती है जो कि ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है जो साउंड की स्पीड के इक्वल या साउंड के स्पीड से ज्यादा की स्पीड से उड़ते हैं। और इसको ग्राउंड पे आप एक ऐसी साउंड के रूप में सुन सकते हो जैसे एक क्लैप ऑफ थंडर, मतलब जो थंडर की गड़गड़ाहट होती है उस फॉर्म में आप इसको सुन सकते हो। तो ये होता है आपका सोनिक बूम। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और इसका बिल्डिंगों के ग्लास तोड़ने में बहुत ही अच्छा ये खासा योगदान होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर छोटा था और थोड़ा दिन बाद आया है क्योंकि फेस्टिवल का सीजन था तो आप लोग भी ऑफ थे और मैं भी ऑफ था। तो अभी लेक्चर कंटिन्यूअसली आएंगे और आई होप आप लोग लेक्चर्स को अपना प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।